हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंटरनेट पे मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसी के आज हम सोशल साइंस का जो मॉडल सेट दिया गया है ना, 5 मॉडल सेट, तो मैं उसी को आपके साथ डिस्कशन करूँगा और इनके बाद मैं आपसे हिंदी का और विज्ञान का भी मैं डिस्कशन कर लूँगा। तो अगर आपने अभी ये नहीं खरीदा है मॉडल पेपर, तो आप बिल्कुल खरीद लीजिए, क्योंकि इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है बिल्कुल आपको सेम टू सेम मिलेगा, जो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा आपके आगामी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। ये 180 रुपये प्राइस है, तो आपको 50% या 60% डिस्काउंट के बाद ये आपको 70 या 80 के आसपास में मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में दुकान कितने हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट पहला जो है हमारा, उसी को मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इसमें कुल 80 प्रश्न आज है, तो 80 प्रश्न का 80 प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोककर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और टोटल जो है आप वीडियो समाप्त होने के बाद टोटल जरूर बताइएगा कि आपको 80 में से कितना अंक मिला। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके साथ जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। तो हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो उनको कहा जाता था क्या? कोलोन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें कोलोन कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर का प्रश्न है आज का, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट आपके लिए ऑप्शन है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका कलर चेंज कर लिया जाए क्या? क्योंकि यहाँ पर रेड ऑलरेडी है तो ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है आपके लिए, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर जो 1991 है ना, इसको 1919 कर लीजिए, 1919 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या फिर 1930 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो देखिए रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ 1919 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। जो हमारा 1920 ईस्वी है, 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और 1920 ईस्वी में ही क्या हुआ था? तो 1920 ईस्वी में भारत में जो है तुर्की के सहयोग में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको भी याद रखना है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और किस देश के समर्थन में किया गया था, यह प्रश्न बनता है। तो यह किया गया था तुर्की के समर्थन में 1920 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो आपका तीसरा ऑप्शन है 1922। तो 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो 1930 ईस्वी है, 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1930 ईस्वी में होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1919, 1920 और 1922 और 1930 ये चारों का चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। यहीं पर आप और याद रखिएगा कि जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को एक और घटना हुई थी, उस घटना को हम क्या कहते हैं? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसको भी याद रखिएगा, वहां पर आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया जाता है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन होता है, और 1920 ईस्वी में ही भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है तुर्की के समर्थन में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड होता है, और 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई और कब हुई? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। कौन सी यात्रा से? तो दांडी यात्रा से शुरुआत होती है। किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो अब मैं
क्या यह विश्वास कर सकता हूं कि आपको चारों का चारों ऑप्शन क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप अभी जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप ये 80 के 80 क्वेश्चन, एक्चुअल में आपको एग्जाम में 80 में से 40 प्रश्नों को ही डील करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास जानकारी सभी प्रश्नों का हो, तो यह वीडियो लंबा जरूर होगा। आप देखिए वीडियो को, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। लंबा होगा लेकिन वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी, मतलब लौटा दिया था, नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन था आपके लिए क्या सब? तो ऑप्शन है आपके लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या पंडित नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहीं पे याद रखिएगा, अगर यही प्रश्न ये पूछा जाता कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था, तो इसका आंसर हो जाता तब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि अपना वापस कर दिया था? तो केसरे हिंद का। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? जर्मनी के एकीकरण में ऑप्शन है आपके लिए गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट कावुर या फिर मैजनी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। अच्छा, ये इसी में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम 5 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न आपके लिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन है आपके लिए स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो के धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिया था। कब लिया था? 1893 ईस्वी में लिया था। इसको भी याद रखना है। और राजा राम मोहन राय से भी प्रश्न बनता है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का था। इसको भी याद रखना है। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, पूर्ण स्वराज का मांग। तो ऑप्शन है आपके लिए 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कलकत्ता या फिर 1937 ईस्वी बेलगांव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस के तरफ से पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि के समय भारत का झंडा फहराया था। और यह हम लोगों ने, यानी उस समय के जो नेता थे उन लोगों की तरफ से यह प्रण था कि भारत जो है अगले 26 जनवरी 1930 ईस्वी तक स्वाधीनता को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, किसको? स्वाधीनता को। ये 26 जनवरी का डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमारा संविधान नवंबर 1949 ईस्वी में बनने के बावजूद भी हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि हम इस दिन एक्चुअल में आज़ाद होने वाले थे पास्ट में, लेकिन नहीं हो पाए और हम लोगों को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को। तो हमारे लिए ये डेट छूट जाता। इस डेट को हमारी अगली जनरेशन थी वो याद रख सके, इसीलिए 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? ठीक है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन है आपके लिए मद्रास में,
बम्बई में, कलकत्ता में या फिर सूरत में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बम्बई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? बम्बई में। यहीं से आप याद रखिएगा कि भारत में पहली रेल का जो परिचालन शुरू हुआ था वो होता कहाँ पर है? बम्बई में ही। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से में चला था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बम्बई से लेकर थाने के बीच में चला था। बम्बई से लेकर थाने के बीच में चला था, इसको याद में रखना है। और इस ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले तो आप मुझे यह बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इनको बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। अब आपको यह बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे ये बताना है आपको। और आपके लिए ऑप्शन है वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या फिर रूजवेल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक्सन, ठीक है। हिंद चीन में युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। और इसी के नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम रखा गया है वाशिंगटन डीसी। क्या नाम रखा गया है? वाशिंगटन डीसी। और याद रखिएगा डीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके लिए मेजनी, मेटरनिक, काउंट कावूर या फिर स्टालिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंट कावूर। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कावूर को नियुक्त किया था। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकता है कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके लिए। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। ऑप्शन है आपके लिए मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी या फिर बिस्मार्क। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? और यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति को लागू किसने किया था, ठीक है। प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है। तो पहले आप बताइए नई आर्थिक नीति लागू कब किया गया था? ऑप्शन है 1918, 1920, 1921 या फिर 1925। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था? लेनिन के द्वारा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। और लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है? 1924 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमिश्नरी का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम ऑप्शन है आपके लिए हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सरजॉन्ट कमीशन या फिर ली कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? तो हंटर कमीशन नाम था। यहाँ पे जो आपके लिए साइमन कमीशन है, यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत कब पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन को नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सर जॉन कमीशन कर रहे थे। इसी के नाम पर इस कमेटी का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन आपके लिए कॉमनवेल्थ
यंग इंडिया, बंगाली या फिर बिहारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। और इन्हीं के साथ में आपको याद रखना है कि यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन का भी संपादन, पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपके लिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने किसका किया था? ऑप्शन आपके लिए कुरान, गीता, बाइबिल या फिर हदीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की थी वो कौन था? बाइबल। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का जो अभिलेख था वह किस लिपि में लिखा गया था? ऑप्शन आपके लिए ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि, रोमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? ठीक है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या फिर 1912 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। और याद रखना है बंगाल विभाजन होता कब है? 1905 ईस्वी में होता है बंगाल विभाजन, इसको याद रखिए। 1907 में क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो दलों में, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस के विभाजन को फिर ये मिलते कब हैं? पैचअप कब होता है इन दोनों का? तो 1916 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1911 ईस्वी में क्या होता है? बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन किया जाता है 1905 में, और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस कर लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। और इसी समय लॉर्ड पंचम यह घोषणा करते हैं कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं बल्कि नई दिल्ली होगी। और भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बन जाती है? 1912, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली बन जाती है कब? 1912 ईस्वी में। और इसी दिल्ली को थोड़ा अपडेट करके नई दिल्ली बनाया जाता है कब? 1936 ईस्वी में। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपके लिए, रूस में कब दास प्रथा समाप्त किया गया था? यानी दासत्व समाप्त किया गया, इसका मतलब है दास प्रथा कब समाप्त किया गया है? एक्चुअल में आपसे यह जानना चाह रहा है। आपके लिए ऑप्शन है 1861 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1870 या फिर 1873 ईस्वी। किसी भी प्रश्न का आपको अगर आंसर पता है तो वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए 19 नंबर का, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? ये सब प्रश्न पूछा नहीं जा सकता, बस आपसे प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। लेकिन अगर प्रश्न बना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 20 नंबर का प्रश्न आपके लिए, हो ची मिन की सरकार थी कहां पर? ऑप्शन आपके लिए दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में या फिर पश्चिमी वियतनाम में। जिस भी प्रश्न का आपको आंसर पता है वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? हो ची मिन की सरकार कहां थी? तो उत्तरी वियतनाम में थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 21 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, वार एंड पीस किसने लिखी थी? वार एंड पीस। ऑप्शन है आपके लिए कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, बर्नार्ड शॉ ने या फिर दोस्तोवस्की ने। वार एंड पीस किसकी रचना है? किसने लिखा है वार एंड पीस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम है? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है? दास कैपिटल। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? विघटन कब हुआ यानी सोवियत संघ कब टूट गया? ऑप्शन आपके लिए 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1989 ईस्वी या फिर 1990 ईस्वी। आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में पूर्ण रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। लेकिन आप यह ध्यान में रखिएगा, अगर ऑप्शन में 1991 नहीं दिया रहता है और 1990 दिया रहता है तब इसका आंसर हो जाएगा 1990, क्योंकि 1990 ईस्वी में शुरुआत हो चुकी थी सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है,
चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी 23 नंबर का प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? ऑप्शन आपके लिए अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने। ऑप्शन बी है अजीम उस शान ने। किसने पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था? आप आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीम उस शान ने। किसने दिया था? अजीम उस शान ने। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? अजीम उस शान ने दिया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके लिए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूं। ये आसान प्रश्न है, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, 25 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी आसान प्रश्न है, अगर आपने रेगुलर क्लास किया होगा तो बिल्कुल आपको ये इस प्रश्न का आंसर पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन ए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 26 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है आपके लिए 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2001। आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्नों का भी आंसर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी को। यहीं पर आप याद रखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं देश का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपसे यहीं से और बन सकता है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन हो सकता है आपसे अब यह प्रश्न ना पूछा जाए, क्योंकि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के जगह पर कौन सा आयोग लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ये आपको ध्यान में रखना है। 27 नंबर का प्रश्न आपके लिए, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर जो निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, कहाँ? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। ये भी आसान प्रश्न है। उत्पादन के साधनों पर अगर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है, अधिकार है, तो वो कहाँ होगा? वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपका आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंश है? गैस और बिजली, ऑप्शन है आपके लिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र। गैस और बिजली ये किसका हो जाएगा? तो ये जो भाग है ये अंश है किसका? द्वितीयक क्षेत्र का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ सकता है, पशुपालन आ सकता है, मछली पालन आ सकता है, वन आ सकता है। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आ जाएगा, गैस बिजली सब आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र सब आता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके लिए। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं फिर आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 80 क्वेश्चन ये देख लेते हैं, है 80 क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं इस 80 का 80 नहीं बल्कि हो सकता है 200 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं जो भी ऑप्शन दिया गया है मैं उसको डील करने का प्रयास करूंगा। इसीलिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपके लिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके लिए रुपया, टका, क्यात या युआन। तो इसका आंसर हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। और युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा है, युआन। ठीक है, और येन है चीन का। 30 नंबर का प्रश्न आपके लिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से
या फिर ईरान से? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? आसान प्रश्न है, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब यहीं से प्रश्न बनता है और कि बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, या बांग्लादेश का पूर्व में नाम क्या था? तो इसका नाम पहले था पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम था? पूर्वी पाकिस्तान। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये अलग कब हो जाता है? 1971 ईस्वी में, और यहीं पर फिर बांग्लादेश का उदय हो जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन आपके लिए अल्पकालीन, प्रश्न समझिए, प्राथमिक कृषि साख समिति, ऑप्शन आपके लिए अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या फिर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? तो प्राथमिक कृषि साख समिति के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है अल्पकालीन। कैसे किया जाता है? अल्पकालीन, यानी ऑप्शन ए सही है। अल्पकालीन का मतलब हुआ कम समय के लिए। 32 नंबर का प्रश्न आपके लिए, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1982 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में? आपको बताना है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में। कब होता है? 1989 ईस्वी में। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो योजना है जहां पर रोजगार देने की बात की जाती है, उनके द्वारा कितने दिन का रोजगार देने का गारंटी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा? ऑप्शन है आपके लिए 150 दिन का, 180 दिन का, 120 दिन का या फिर 100 दिन का। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 दिनों का। मनरेगा के अंतर्गत भारत जिसका भी कार्ड बना हुआ है उन्हें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी भारत सरकार देती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए ऑप्शन है आपके लिए 582, 35, 24 या फिर ऑप्शन डी 38। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 582। 35 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है आपके लिए राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, कर समिति या फिर विकास समिति। ये बहुत ही आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 36 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यय कितना खर्च करते हैं और बचत करते हैं, इसका जो योग है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके लिए निवेश, आय या वितरण या फिर मांग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आय। क्या कहलाता है? आय, यानी आप कितना खर्च करते हो और कितना आप बचाते हो, इसका योग को ही हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। मान लीजिए अगर आपका प्रत्येक दिन का 100 रुपये अगर आप खर्च करते हो, कितने रुपए? अगर आप 100 रुपये खर्च करते हो और 50 रुपये बचाते हो, तो आपके दिन का आय कितना हो गया? 150 रुपया हो गया। ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन, व्यय, आय या फिर इनमें से सभी? आपको बताना है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यय। 38 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तब इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। और जब इसने लगाया था उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया मात्र था, 20 या 10 रुपये था।
आप एक बार ये कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके लिए 1871 ईस्वी, 1868, 1950 या फिर 1945 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। 39 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। ऑप्शन आपके लिए अनिवार्य सदस्यता, जनतंत्रात्मक आधार, नैतिक तथा सामाजिक तत्व या ऐच्छिक सदस्यता। इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक तथा, यानी ऑप्शन सी, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। ठीक है, चलिए 40 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य या फिर संचार। गैर आर्थिक संरचना बताना है, इनमें से कौन है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य या फिर संचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देख के भी ऑप्शन आप छांट सकते हैं, ये स्वास्थ्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो अब थोड़ा सा मैं स्पीड में करता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए हमें कि आपका अभी तक कुल कितना सही हुआ है, क्योंकि 40 प्रश्न अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, 40 और बचा हुआ है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आपको फायदा होगा, 100%। 41 नंबर का प्रश्न आपके लिए, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से या राष्ट्रीय स्तरीय शासन व्यवस्था से। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 42 नंबर का प्रश्न है, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? ऑप्शन है 37, 52, 72 या फिर 75। आपको यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि एक पंचायत में कितना वार्ड हो सकता है, नगर निगम की बात हो रही है, कितना हो सकता है? तो 75 वार्ड हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना हो सकता है? 75। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? मेधा पाटेकर, लाला लाजपत राय, अमृता देवी या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और लाला लाजपत राय जी, आपको पता है कि साइमन कमीशन का 1928 में जब वह भारत आए थे, उनका विरोध किया था और इसी विरोध के दौरान इनके सिर पर लाठी का प्रहार किया गया, जिसके कारण बाद में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। सॉरी। 44 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में 7 दलों को मिलाकर गठबंधन जो किया गया था, वो क्यों किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राजतंत्र की स्थापना के लिए, कुलीन तंत्र की स्थापना के लिए या फिर साम्यवाद का स्थापना के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना के लिए। 45 नंबर का प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मुलायम सिंह, S.A. डांगे, काशीराम या फिर ज्योति बसु। तो इसका 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काशीराम। क्या हो जाएगा? काशीराम। लेकिन याद रखना है, इनके बाद मुलायम सिंह बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। कौन है? अखिलेश यादव जी। और इसका याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह क्या है बहुजन समाज पार्टी का? तो बहुजन समाज पार्टी का, अच्छा, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी, देखिए यहाँ पर गलती हो गया। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे काशीराम, लेकिन वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष है ना, वो मायावती हैं। एक्चुअल में मैंने जो बताया ना, वो आपको सपा का है। ठीक है, मायावती। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने मुलायम सिंह के बारे में बताया ना, वो किसके हैं? वो है सपा के। ठीक है, सपा। सपा का फुल फॉर्म क्या होता है? समाजवादी पार्टी। और इसके अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह के बेटे, कौन? अखिलेश यादव जी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। ठीक है, साइकिल। 100 से सपा, 100 से साइकिल, ये याद रखिएगा। दल बदल कानून लागू होता है।
ऑप्शन है आपके लिए सांसद एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ये लागू होता है सांसद एवं विधायकों पर। 47 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ यानी कब अलग हुआ? ऑप्शन है आपके लिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 10 नवंबर 2001 ईस्वी को, या 15 नवंबर 2002 ईस्वी को, या 10 नवंबर 2002 ईस्वी को। बहुत ही आसान प्रश्न है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 48 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की लिखित संविधान, इकाई शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का? तो 48 का आंसर हो जाएगा इकाई शासन व्यवस्था। यह किसी भी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। चलिए 49 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके लिए 545, 543, 540 या 500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 543। याद रखना है लोकसभा में कुल 545 होता है, लेकिन 2 सीट पे जो है वो एंग्लो इंडियन का चयन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है एंग्लो इंडियन का। ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था किस नाम से? तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था। तो पहले बांग्लादेश को जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है।